Hello student, today we will talk about rectilinear propagation of light. फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन जो है किस तरह से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो इस स्टेटमेंट को रेक्टिलिनियर जो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है वो कैसे सपोर्ट करता है। फ्रैक्शनल वेव थ्योरी अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब जो है फ्रैक्शनल थ्योरी सिर्फ हमें ये बता रही है कि कहीं कहीं पर लाइट क्या कर रही है, सीधी मूव कर रही है। तो अप्रॉक्सीमेट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि सीधा मूव जो है वो कहीं कहीं पर कर रही है और कहीं पर जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो राउंड द एजेस ऑफ द और द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल जो लाइट क्या है स्ट्रेट मूव नहीं करती है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन के हिसाब से हम किस तरह से लाइट का सीधा चलना या स्ट्रेट पाथ में चलना डिफाइन कर सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लीनियर, सीधा चलती है अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल। But when light passes close to the edge of the aperture, there is some deviation from its rectilinear path. तो edges के आसपास जो है वहाँ पर थोड़ा सा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से या सीधे पाथ से लाइट क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। अब इसको देखिए किस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, पीछे हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स से हम बहुत दूर हैं और यहाँ पर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट से लाइट रेडिएशंस आ रही हैं। एंड दिस इज़ द इसको आप स्लिट कह दीजिए या इसको आप एक विंडो कह दीजिए, जहाँ से जो लाइट है वो एंटर कर रही है। तो ए बी सी डी इसकी डायमेंशंस हैं। और अब ये देखिए लाइट जो है पीछे से आ रही है और यहाँ पर आपने एक विंडो क्रिएट कर दी है, तो लाइट देखिए कहाँ पहुँच जाएगी, स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाएगी। तो अगर लाइट सीधा मूव कर रही है तो होना क्या चाहिए था, ए बी सी डी, ए के सामने ए डैश, बी के सामने बी डैश, सी के सामने सी डैश और डी के सामने डी डैश, ये पूरा जो पार्ट है ये यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया होना चाहिए था। और ए बी सी डी से बाहर जो है कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर पी क्यू आर एस डैश, ये पूरी की पूरी अगर हम एक स्क्रीन कंसीडर कर लें तो हमारे पास यहाँ एक पोर्शन पूरा को पूरा इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, ए बी सी डी की डायमेंशन जितना, और उससे बाहर जो है वो डार्कनेस का पैटर्न हमें मिलना चाहिए, डार्कनेस हमें मिलनी चाहिए, वो शेडो रीजन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट को कंसीडर किया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को कंसीडर किया है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए रेक्टेंगुलर अपर्चर, तो रेक्टेंगुलर अपर्चर कंसीडर किया है ए बी सी डी, और स्क्रीन हमने पी क्यू आर एस कंसीडर की है और पी क्यू आर एस कुछ डिस्टेंस पर रखी गई है अपर्चर से, और अपर्चर और स्क्रीन जो है वो आपस में पैरेलल है। तो दीज आर द कंसिडरेशन, दीज आर द सेटिंग्स ऑफ टू शो दैट कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ए बी सी डी इज़ ज्योमेट्रिकली projection of a dash b dash c dash is geometrical projection of a b c d on the screen. Hence if light travels in straight path we get uniform illumination in a dash b dash c dash d dash and darkness outside it. तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि आपके कमरे की खिड़की खुली हुई है, वहाँ से रोशनी आ रही है, तो जो सामने दीवार के ऊपर है उतना ही इल्यूमिनेटेड एरिया होना चाहिए, उतना ही इल्यूमिनेटेड आपको पोर्शन स्पेस मिलना चाहिए जितना कि खिड़की के डायमेंशंस है, और उसके बाद जो है वो डार्कनेस का पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ओ डैश इज़ पोल ऑफ P1। तो यहाँ पर देखिए हमने जो P1 है वो कहाँ कंसीडर किया है। आप ये देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, कोई मिड में कंसीडर किया है, कोई साइड में कंसीडर किया है, कोई बाहर कंसीडर किया है। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शंस की हेल्प से अब हम ये देखेंगे P1 पे किस तरह की इंटेंसिटी मिलेगी। जो P3 है नियर द एज, वहाँ पर ये देखिए ये P3 जो है वहाँ से लाइट कहाँ से आ रही है, Q3 से आ रही है या O3 से आ रही है। O3 कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, इस सरफेस की या इस विंडो की या इस एपर्चर की। इसी तरह से हमारे पास Q4 से भी लाइट आ रही है, P4 पे पहुंचेगी वो। और Q4 भी कहाँ लाई कर रहा है, Q4 हमारा लाई कर रहा है एट द एज कॉर्नर्स के ऊपर। और जो O2 है वो आपकी विंडो से बाहर ही है, तो O2 से जो लाइट पहुंच रही है वो स्क्रीन पर P2 पे पहुंच रही है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो P1 का जिक्र हम कर रहे हैं, P1 को यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस हम करें दैट इज़ मिड बिटवीन
ये आपकी जो स्क्रीन के ऊपर विंडो का प्रोजेक्शन है जहाँ पर यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया मिल रहा है आपको, ये P1 आपका मिड पॉइंट है लगभग, ये मान लीजिएगा बीच में है कहीं पर। और इस P1 का जो पोल है, यहाँ से लाइट हमारे पास आ रही है सीधी, वो O1 हमने कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि P1 पे हमें क्या मिलने वाला है। As O1 lies in mid of aperture, large number of half-period zones can be drawn before the edge of aperture is reached. तो अब बिल्कुल बात सही है। आप जो है P1 का जो पूल है वो आपका O1 है, और यहाँ पर जो आप बनाएंगे अपना प्लेन वेव आपके पास प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, तो P1 क्या करेगा, इस प्लेन वेव फ्रंट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देगा और सारी जोन्स से P1 पे लाइट पहुंचने वाली है। तो P1 के अलावा P1 के अड़ोसी पड़ोसी जितने भी पॉइंट्स होंगे दे आर यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड, क्योंकि सारा का सारा जो जोन प्लेट्स का पोर्शन है, ये वेव फ्रंट जो हमने डिफरेंट एरियाज़ में जिनको हम जोन प्लेट कहते हैं उनमें डिवाइड किया था या फ्रैक्शनल हाफ जोन्स में डिवाइड किया था, दे ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट P1 पर जो इंटेंसिटी है वो इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन से है। और P1 पर ही नहीं, P1 के नियर बाय जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ब्राइट होंगे, क्योंकि O1 के नज़दीक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उन सब की जो रेडिएशंस हैं उन जोन हाफ जोन पीरियड से वो सारी की सारी यहाँ पर पहुँच रही है। तो इसकी तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि P1 पे ब्राइटनेस हमें क्यों मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जोन प्लेट्स या मैक्सिमम जो फ्रैक्शनल हाफ जोन्स हैं दे आर जस्ट मेकिंग देयर रेडिएशंस टू मूव और रीच अप टू P1, तो P1 पर आपकी पहुंचने वाली है। हैंस ऑल जो आप यहाँ पर जो देखिएगा, इफेक्टिव जोन्स आर ओपन, सारी की सारी जोन्स जो है P1 के लिए ओपन है, एंड टोटल एम्पलीट्यूड एट P1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन अलोन R1/2। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर सारी की सारी जोन्स ओपन हों तो जो एम्पलीट्यूड पहुंचता है P पॉइंट के ऊपर मिड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर वो R1/2 पहुंचता है, और इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी R1²/4 पे। तो इतनी ब्राइटनेस हमें मिलने वाली है। एज एरिया, हर जो आपकी हाफ जोन पीरियड का जो हमने एरिया लिया था वो हमने बताया था कि सारा का सारा एरिया आपका इक्वल है, और वो इक्वल एरिया किसके बराबर है, आपका पाई बी लैम्डा के इक्वल है, इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। We can conclude that light from O1 travels straight, जो है बिल्कुल सीधा जा रही है, तब जाकर वो क्या पहुंची है, P1 पे पहुंची है। तो यहाँ हमने सिर्फ यही कंसीडर किया है कि ये आपके पास हाफ पीरियड जोन्स बन चुकी हैं, एंड एवरी हाफ जोन पीरियड इज़ कंट्रीब्यूटिंग एट द मिड ऑफ द स्क्रीन। सारी की सारी जो है यहाँ पर रेडिएशंस पहुँचा देंगी मिड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। तो ये बात तो हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर दी कि मिड ऑफ द स्क्रीन जो है, अपर्चर से सीधा सीधा रास्ता अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के बीच में हमें लाइट मिलने वाली है। ऑल्सो द पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ P1 आर सिमिलरली यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। तो ये बात ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी पॉइंट्स होंगे P1 के, वहाँ पर सारी जोन्स से लाइट पहुँचने वाली है। तो हमें पता है जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, R1²/4 पर डिपेंड करने वाली है। It means nearby points, neighboring points of P1, they are uniformly illuminated by intensity which is directly proportional to R1²/4। अब आ जाइए P2 पॉइंट। P2 पॉइंट याद कीजिएगा हमने कहाँ लिया था, P2 पॉइंट हमने लिया था इस जो इल्यूमिनेटेड एरिया है उससे बाहर लिया था। अब इस P2 से बिल्कुल सीधा सीधा अगर हम एक लाइन खींचे तो O2 पर आ रही है। अब ये देखिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा हार्डबोर्ड है, और हमने सिर्फ लाइट को यहाँ से ABCD के अंदर से ही जाने दिया है। अब लाइट यहाँ से आ ही नहीं रही, रेडिएशन यहाँ से आ ही नहीं रही, तो जब यार यहाँ से रेडिएशन आ ही नहीं रहे तो P2 पे पहुँचेंगे भी नहीं। तो P2 पे हमें क्या मिलने वाली है, डार्कनेस मिलने वाली है। तो आप इसको देखिए किस तरह से वर्ड्स के अंदर समझा सकते हैं। For point P2, pole is O2, all zones around O2 are totally blocked। सारी की सारी ब्लॉक कर दी गई हैं, opaque region है। Hence resultant amplitude at P2 is 0, there is complete darkness at P2। तो इस विंडो से बाहर A-B-C- विंडो से बाहर जो P2 पॉइंट है वहाँ पर हमें डार्कनेस इस वजह से मिलने वाली है कि जो O2 आपका पोल है वो ब्लॉक किए बैठा है सारी की सारी जोन प्लेट्स को, कोई भी लाइट पहुँचने वाली नहीं है। For P3 near the edge of geometrical projection,
एंड O3 इज़ द पोल ऑफ P3। इस P3 का जो पोल है वो आपका O3 है। Edge of aperture half period zones are partially cut off and can't get R1 by 2 amplitude at P3। अब इसका मीनिंग देखिएगा और पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉइंट्स लाई एक्चुअली में कर कहाँ रही हैं। तो आपका जो P3 पॉइंट है दैट इज़ लाइंग एट नियर द कॉर्नर। तो आपके इस जो सरफेस पर जिसको हम A डैश B डैश C डैश कह रहे हैं, इसका ये जो पूरा इल्यूमिनेटेड एरिया है इसके कॉर्नर पर है और इसके सामने जो पोल पड़ रहा है वो जो ये विंडो है इसके एज पे है। तो सोचिएगा जब यहाँ से वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ वेव फ्रंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट ऑफ हो जाएंगे। तो आपके जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल शेप के बनते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से सिर्फ ये वाला वेव फ्रंट यानी कि ये वाला पोर्शन ही तो लाइट पहुँचा पाएगा, ये वाला पोर्शन जो है लाइट पहुँचा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कार्डबोर्ड है, हार्डबोर्ड है, वो लाइट आपके पास आने ही नहीं दे रहा। तो लाइट सिर्फ इन वाले हाफ रिंग्स से पहुँचने वाली है P3 पर। तब ये देखिए अगर पूरे के पूरे रिंग्स से पहुँचती, जैसे कि आप ओवन का एग्जांपल दे रहे थे, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो जाता R1/2। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हाफ रिंग से कुछ पोर्शंस जो है कट ऑफ कर दिया आपने। इस पोर्शन से, इधर वाले पोर्शन से लाइट आप पहुँचाने ही नहीं दे रहे, सिर्फ यहाँ से ही लाइट आपकी पहुँचेगी। तो इसका मतलब P3 पर जो इंटेंसिटी मिलने वाली है वो R1/2 से कम है। इट मीन्स यहाँ पर ये पोर्शन आपका कुछ ज़्यादा ही चमकदार मिलेगा और ये जो कॉर्नर पर पोर्शन है ये हमें थोड़ा सा लाइट मिलेगा एज़ कंपेयर टू P1। तो P3 इज़ लेस ब्राइट एज़ कंपेयर टू P1 बिकॉज सम पार्ट ऑफ द हाफ पीरियड जोन्स आर कट ऑफ। वो कट ऑफ हो गया और कट ऑफ होने की वजह से वो लाइट यहाँ पर P3 तक नहीं पहुँचा पा रहा है। सेम P4 के लिए भी लागू होता है। P4 थोड़ा सा आगे है, आपके इल्यूमिनेटेड एरिया से थोड़ा सा बाहर लिया है। तो हमने देखिए एक इल्यूमिनेटेड एरिया के जो है एज के पास में ले लिया था अंदर की तरफ, और एक पॉइंट हम ले रहे हैं इल्यूमिनेटेड एरिया के बाहर की तरफ। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं यहाँ क्या होगा। यहाँ बिल्कुल वही कंट्रीब्यूशन होगा जैसे कि O3 कर रहा था P3 के लिए। O4 जो है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये हाफ पीरियड जोन्स का ये वाला पोर्शन तो P4 पर लाइट पहुंचा देगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपने ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर तो कार्डबोर्ड है, लाइट सिर्फ आपके ABCD के अंदर से जा रही है, तो इस पोर्शन से तो लाइट नहीं पहुँचेगी। तो O4 से जो लाइट पहुँचने वाली है P4 पर, वो आपकी इंटेंसिटी कम होगी, R1/2 से कम होगी। तो अब ये देखिए कंक्लूज़न ये है कि A डैश B डैश C डैश के बीचों बीच तो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया आपको मिल जाएगा, लेकिन A डैश B डैश C डैश के अंदर की तरफ एजेस के पास में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम मिलेगी, और इसी तरह से A डैश B डैश C डैश के थोड़ा सा बाहर ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है, जबकि ये एरिया आपका ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन था। तो ये जो आपके एजेस हैं, देट एजेस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये बता रहे हैं कि हम डेविएट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से। जबकि देखिए बीच से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बीच से तो पूरी की पूरी लाइट पहुंच रही थी, तो बीच में यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया मिल रहा था। लेकिन इस यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया के एजेस के ऊपर हमें वो इल्यूमिनेशन नहीं मिलने वाला जो बीच में मिल रहा था, कम मिलेगा। और इसी तरह से P4 पॉइंट जो इसके बाहर है वहाँ पर होनी चाहिए थी डार्कनेस, इवन वी आर गेटिंग सम इल्यूमिनेटेड एरिया। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ इल्यूमिनेटेड पोर्शन मिलने वाला है। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन ने क्या किया है कि कुछ एरियाज़ जो हैं उन पे तो बता दिया कि लाइट सीधी सीधी जा रही है, जैसे कि P1 के ऊपर, P2 के ऊपर भी, P2 पे ब्लॉक हो रही थी, P1 पे सीधी सीधी जा रही थी। तो दोनों के दोनों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन P3 और P4 पॉइंट जो हैं, जो एजेस के ऊपर हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली 4 पॉइंट P4 नियर द एज एंड आउटसाइड ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन इंटेंसिटी कांट बी डिसाइडेड, कौन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर इंटेंसिटी कम मिलने वाली है या ज़्यादा मिलने वाली है। इट डिपेंड्स कि आपने कट ऑफ पोर्शन कितना किया है, कितना पोर्शन से आप लाइट नहीं पहुँचने दे रहे, और आप इवन नंबर ऑफ हाफ प्लेट जोन से लाइट पहुँचने दे रहे हैं, ओड से पहुँचने दे रहे हैं। वी नो वेरी वेल, इवन से जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ओड से जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर इल्यूमिनेशन हमें मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हमें वहाँ पर ब्राइटनेस मिलने वाली है। Hence, there is uniform illumination.
तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखिए, अब देखिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पे होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, उससे भी कम एरिया में यहाँ पर तो हमें बराबर की रोशनी मिलने वाली है, लेकिन नियर द एजेस जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स के पास, वहाँ पर हमें जो है कभी डार्कनेस कभी ब्राइटनेस मिलने वाली है, डिपेंड्स कितना कट ऑफ किया है। और इवन ए डैश बी डैश सी डैश के बाहर ये जो हमारा पोर्शन है, यहाँ इस पोर्शन में भी कहीं पर हमें ब्राइटनेस मिलने वाली है, कहीं पर डार्कनेस मिलने वाली है। अगेन इट डिपेंड्स कितना ब्लॉक किया है, और आपने इवन नंबर ऑफ जोन्स को ब्लॉक किया है या आपने ओड नंबर ऑफ जोन्स को ब्लॉक किया है। तो इसको आप वर्ड्स के अंदर कुछ इस तरह से समझा सकते हैं, एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए बी सी डी रेक्टेंगल एंड डार्कनेस आउटसाइड इट। तो अब ए डैश बी डैश सी डैश पे तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन ए डैश बी डैश सी डैश के अंदर एक ऐसा एरिया है ए बी सी डी जहाँ पर पी वन पॉइंट के नज़दीकी ये पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी जो स्मॉल आपने दिखाया, वहाँ पर इसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का जो रूल है वो ओबे हो रहा है। एट ऑल पॉइंट्स लाइंग इन बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स थ्योरी गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इल्यूमिनेशन। तो आपकी ये जो दो रेक्टेंगल्स आई हैं, जो हमारे पास है ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसका ये जो पोर्शन है जो बीच में आ रहा है हमारा इन दोनों रेक्टेंगल्स के, यहाँ पर हम पूरी तरह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस तरह की ब्राइटनेस या किस तरह की इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहीं कहीं पर फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एनहांस कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन नियर द एजेस फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को ओबे नहीं कर रहा है, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इज़ पार्शली ओबेड बाय फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। तो ये कंक्लूज़न हमारे इस टॉपिक का रहेगा।